नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हिंदी साहित्य के परीक्षा में पूछे जाने वाले आज की क्लास में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। सफलता का राज क्या है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए हम हिंदी साहित्य संबंधी जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन किस ग्रंथ में हुआ? हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक का मतलब होता है कि वस्तु वर्णन या आख्यान पर आधारित जो जिस प्रकार से कथा, कहानी, किस्सा का वर्णन किया गया है, तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मिश्र बंधु। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी, ये पंक्ति हम कई बार पढ़ चुके हैं। द्विवेदी युग के अंतर्गत आने वाले मैथिली शरण गुप्त जी की है और उनकी रचना यशोधरा से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। जहाँ बहुत कला होगी परिवर्तन नहीं होगा, कथन किसका है? जहाँ बहुत कला होगी परिवर्तन नहीं होगा, ये कथन कहा है रघुवीर साय जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी मूल प्रकृति में पद्मावत एक त्राससी है। अपनी मूल प्रकृति में पद्मावत को एक त्राससी किसने माना है? तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। शायद हिंदुस्तान या संभवतः एशिया की धरती पर लिखा हुआ एकमात्र ग्रंथ है जो यूनानियों की ट्रेजेडी के काफ़ी निकट है। तो ये कथन किसका है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला कथन है, तो ध्यान रखना है विजयदेव नारायण शाही का। पद्मावत के संबंध में इन्होंने जो ये यहाँ पर कथन दिया है, अपनी मूल प्रकृति में पद्मावत एक त्राससी है, शायद हिंदुस्तान या संभवतः एशिया की धरती पर लिखा हुआ एकमात्र ग्रंथ है जो यूनानियों की ट्रेजेडी के काफ़ी निकट है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? विजयदेव नारायण शाही जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं जायसी के संबंध में। जायसी का प्रस्थान बिंदु न ईश्वर है न कोई अध्यात्म है, उनकी चिंता का मुख्य ध्येय मनुष्य है। मनुष्य, इस विद्वान का जो ये कथन है, ये भी जो है जायसी के संबंध में विजयदेव नारायण शाही जी द्वारा लिखा गया कथन है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो कथन है हमारा, जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए। तो ये पंक्ति किसकी है? काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे, बल्कि जो वे है वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गई। ये पंक्ति कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न भी हमारा जायसी जी द्वारा लिखा गया पद्मावत ग्रंथ के संबंध में है, तो देख लेते हैं। पद्मावत को अन्योक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तुतः हमारी खोज पद्मावती की नहीं पद्मावत की होनी चाहिए, उत्कृष्ट कथन जो है किस विद्वान का है? ये कथन भी जो है विजयदेव नारायण शाही जी द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा कथन है सूरदास के संबंध में। सूरदास समाज सुधारक नहीं, ज्ञान मार्गी भी नहीं थे, किसी को कुछ सिखाने का मान उन्होंने भी किया ही नहीं, वे केवल श्रद्धालु और विश्वासी भक्त थे। ये कथन किसके द्वारा कहा है सूरदास जी के संबंध में कि सूरदास समाज सुधारक नहीं, ज्ञान मार्गी भी नहीं थे, किसी को कुछ सिखाने का मान उन्होंने भी जो किया ही नहीं, वे केवल श्रद्धालु और विश्वासी भक्त थे। तो ये कथन कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है कबीर के संबंध में जो कहा था कि वे समाज सुधारक
पहले थे, भक्त कवि बाद में रहे। तो कबीर के संबंध में उन्होंने पुस्तक भी लिखी है पूरी की पूरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को काफ़ी महत्व दिया है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। तो लेकिन सूरदास जी के संबंध में जो है उन्होंने इस प्रकार का ये कथन कहा है। परीक्षा में किसी भी प्रकार से कोई भी कथन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न, रामचरितमानस की रचना गोसाई जी ने कब की, यानी कि तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है कब की रामचरितमानस की स्थापना। तो ये आपको ध्यान रखना है 1574 ईस्वी में। अगर ये पूछ लिया जाए किस विक्रमी संवत में की, तो विक्रमी संवत 1631, क्योंकि इसमें आप 57 प्लस करके देखोगे तो 1631 होगा। तो विक्रमी संवत के अनुसार अगर पूछा जाए तो 1631, अगर ईस्वी के अनुसार पूछा जाए तो 1574। और जो रामचरितमानस की जो रचना है कितने समय में की गई, तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको 2 वर्ष 7 माह और 18 महीने, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। 2 वर्ष 7 माह 18 महीने, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो नर दुख में नहीं माने, पंक्ति किसकी है? तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्ति गुरु नानक जी द्वारा लिखी गई, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इम्पोर्टेंट पंक्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्री काव्यधारा का प्रथम कवि किसे माना? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमाश्री काव्यधारा का प्रथम कवि माना कुतुबुद्दीन जी को, जिन्होंने जो है मर्गावती की रचना की। इसकी रचना का क्या नाम है? सूफी कवि हुए हैं मर्गावती। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज। ये कथन किसने कहा है? भक्ति के संबंध, भक्ति साहित्य लिखा गया, भक्ति साहित्य के संबंध में ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है। यदि इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति का आना वैसा ही होता जैसा आज। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता, जिससे सामूहिक मन चित्रवर्ती से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र संगठन। जो ये पंक्ति है ये किसके द्वारा कही गई या लिखी गई? तो ये पंक्ति सुमित्रानंदन पंत, जो कि छायावाद के प्रमुख कवि में शामिल है, छायावाद के अंतर्गत आते हैं भाई। और इनकी जो ये पंक्ति है लोकायतन रचना से ली गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। ये जो पंक्ति है किस रचना से ली गई है सुमित्रानंदन पंत की? तो ये लोकायतन रचना की पंक्ति है। मैं कुंजी कहता हिंदी को खुलता, जिससे सामूहिक मन चित्रवर्ती से उठकर ही हम कर सकते जन राष्ट्र संगठन। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है वापसी किस विधा की रचना है? तो आपको सभी को पता है उषा प्रियवंदा जी द्वारा लिखी गई वापसी एक जो है कहानी विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगली भी एक पंक्ति दी गई है, क्योंकि कथन और पंक्तियों से संबंधित आजकल परीक्षाओं में अधिक प्रश्नों को पूछा जाने लगा है, इसलिए हम कथन और पंक्तियों से संबंधित भी उन सभी प्रश्नों को करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई वीडियो को आप लाइक अवश्य किया करो, और साथ ही जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से मुझे जो है नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं पंक्ति। पाँव रखते ही बाँस का पुल चरम राता डोलता, कहीं नीचे बहुत गहरे अतल खाई है। तो ये पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से शुद्ध वर्षन माना जाता है, जो कि श्याम सुंदर सेन जी द्वारा संपादित किया गया। आगे बढ़ते हैं, जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया या किसने किया? फ्रेज रोहो ने, जो कि पाश्चात्य लेखक हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा शमशेर की मूल मनोवृत्ति
इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया? गजानन मुक्तिबोध जी का। ये शमशेर बहादुर जी के संबंध में ये कथन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रत्येक शब्द का प्रत्येक समर्थक उपयोगिता उसे नया संस्कार देता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो अज्ञे जी का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मुझ पर चढ़ने से रहा राम, मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग, मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? किसकी और कहाँ से ली गई है? ये जो पंक्ति है ये किसकी है और उनकी किस रचना से ली गई है? तो मैथिली शरण द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है, मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग। तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी की है और इनकी रचना द्वापर से ली गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है, भाषा परवीन बखाने। ये जो रचना है, ये जो पंक्ति है एक भाषा परवीन बखाने। ये जो है ब्रज रतन दास जी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, झलके अति सुंदर आनन गोर छके दृग राजती कानन हवे। जो ये पंक्ति है ये घनानंद जी की है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। घनानंद को जो है प्रेम के पीर के कवि के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो अगली जो पंक्ति है देख लेते हैं। कभोई मिलोगे कभोई मिलोगे, कभोई मिलोबो कभो मिलोबो, वह धीर ही मैं धीरबो करे। जो ये धरीबो करे, ये जो पंक्ति है बोधा कवि द्वारा लिखी गई है। बोधा का और अन्य नाम बुद्धिसेन है। काफ़ी देर बोलते बोलते जो है शब्द इधर उधर हो जाते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो देख लेते हैं आगे अगली पंक्ति हम। कुटिल कटारी है अटारी है, उतंग अति जमुना रंग तिहारो सत्संग। जो ये पंक्ति है ये गजानन दास रत्नाकर जी द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, झूठा सच में किस शहर का वर्णन है? झूठा सच में जो है जालंधर, लखनऊ और नैनीताल का वर्णन है। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। झूठा शहर जो फणीश्वर नाथ जी द्वारा मैं आंचलिक उपन्यास लिखा गया, उसमें किस गांव का वर्णन है? या फिर झूठा सच में जो है यशपाल जी द्वारा लिखा गया किन किन शहरों का वर्णन किया गया है या वर्णन नहीं किया गया? इस प्रकार से काफ़ी सारे जो रचनाएं हैं इनके जो स्थान हैं उनके संबंध में परीक्षा में प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं झूठा सच जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है? यशपाल की। यशपाल जी द्वारा ये रचना लिखी गई है। उसमें जो है इन तीनों शहरों का वर्णन यहाँ पर दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और फणीश्वर नाथ जी द्वारा जो मैलांचल उपन्यास लिखा गया है उसमें किस शहर का या किस गांव का वर्णन है? आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो कथन है हमारा, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। ये पंक्ति जो है कविता के संबंध में शब्दों के अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा किसने माना है कविता को? धूमिल जी ने। आगे बढ़ते हैं, धूमिल ने कहा है कविता के संबंध में, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। ये कथन कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। रस को कविता का सबसे बड़ा गुण किसने माना? अगर ये पूछा जाए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ते हैं, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। ये अगर कथन पूछ लिया जाए, परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आएगा। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको कहा जाता है या किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि जो अपनी मात्र एक कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? उसका नाम है बिहारी। बिहारी जी ने बिहारी सतसई जो रचना लिख करके, बिहारी जी की रचना का क्या नाम है? बिहारी सतसई। तो इसमें जो है 713 दोहे की ये रचना है, मुक्तक छंद में लिखी गई है। तो इस रचना को लिख करके जो है ये हिंदी साहित्य में अमर हो गई। बिहारी जी का नाम आता है और बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न देख लेते हैं। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। लोग है लगी कवित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत, घनानंद जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, के रचयिता कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई ये पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। कुछ हम हिंदी के महाकाव्य को देख लेते हैं। हिंदी के प्रमुख महाकाव्य जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये महाकाव्य जो है किसके द्वारा लिखा गया, या इसके रचनाकार कौन है, इस महाकाव्य के रचनाकार कौन है, या निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा महाकाव्य है या कौन सा खंड काव्य है। इस प्रकार से हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। भाई एक बार फिर से कहना चाहूँगी, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक, शेयर और जो है अंत में कमेंट अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह नेक्स्ट क्लास बनाने का। तो देखते हैं। हिंदी के प्रमुख महाकाव्य। चंद बरदाई जी द्वारा कृत पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो चंद बरदाई जी द्वारा पृथ्वीराज रासो। मलिक मोहम्मद जैसी जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य पद्मावत है। तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य रामचरितमानस है। अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे जो है आचार्य केशवदास जी ने लिखा महाकाव्य रामचंद्रिका, और मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया 1931 में ये साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है, जिसमें उन्होंने उर्मिला के विरह की वेदना को यहाँ पर दर्शाया है। आगे बढ़ते हैं। एक महाकाव्य है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, जो कि प्रिय प्रवास है, जो कि ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली में लिखा गया। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कई बार पूछा जाता है प्रिय प्रवास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1914 माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने भी महाकाव्य लिखा कृष्णनारायण नाम से। जयशंकर प्रसाद जी का तो आपको पता ही है, 1935 में लिखा गया कामायनी महाकाव्य, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। कामायनी महाकाव्य संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, और आगे भी जो है पहले भी पूछे जा सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया उर्वशी, राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया एकलव्य, और बालकृष्ण शर्मा नरसी जी द्वारा लिखा गया उर्मिला। ये आपको ध्यान हैं संबंधी रचनाएं। ये प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य नहीं है या खंड काव्य है, तो आपको ध्यान रखना है। कामायनी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हम देख लेते हैं। घटनाओं का चयन शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। जो कामायनी के अंतर्गत जो घटनाओं का चयन है वो कहाँ से किया गया है? शतपथ ब्राह्मण से। कामायनी का हृदय जो है किसे माना गया है? किस सर्ग को? लज्जा सर्ग को। आपको कमेंट बॉक्स ये बताना है रामचरितमानस के अंतर्गत कौन से जो है कांड को जो है हृदय स्थल कहा है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या का हृदय स्थल का है आई थिंक, तो देख लेते हैं। कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक मानी जाती है, और कामायनी की जो श्रद्धा का पूर्व संस्करण है वो उर्वशी है। प्रसाद जी ने कामायनी के आदि मानव मनु की कथा के साथ साथ युगीन समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है। आगे बढ़ते हैं। कामायनी का जो अंगी-रस है वो कौन माना जाता है? शांत माना जाता है। शांत रस जो है कामायनी का अंगी-रस कहा जाता है। कामायनी दर्शन समरसत्ता आनंदवाद है। कामायनी का अगर दर्शन पूछ लिया जाए तो आनंदवाद आएगा। आगे बढ़ते हैं। कामायनी की जो कथा का आधार है वो ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण व श्रीमद् भागवत से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। कुछ कथन है कामायनी के संबंध में जो कि विभिन्न विद्वानों द्वारा कहे गए हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। कामायनी मानव
चेतना का महाकाव्य यह आर्ष कथन है। ये किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर नगेंद्र जी का द्वारा कहा गया। कामायनी फैंटेसी है, मुक्तिबोध जी द्वारा कहा गया। कामायनी एक असफल कीर्ति है, इंद्रनाथ मादन ने कहा। उसके बाद कामायनी नए युग का प्रतिनिधित्व काव्य है। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधित्व काव्य किसने माना है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नंदुलारे वाजपेयी ने। कामायनी ताजमहल के समान है, सुमित्रा नंदन पंत ने माना। कामायनी एक रूपक है, ये माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे बढ़ते हैं। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है, ये कहा है श्याम नारायण जी ने। कामायनी दोषण सहित रचना है, ये कहा रामधारी सिंह दिनकर ने। कामायनी समर्ग में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है, डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व महाकाव्य है, नामवर सिंह जी द्वारा कहा गया। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है, ये कहा हरदेव बिहारी ने। कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है, रामरतन भटनागर जी द्वारा कहा गया। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने की कोशिश की है, कुछ महाकाव्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने किया है। तो इसी प्रकार से जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनको हम इसी प्रकार से क्लास में लेके आते रहेंगे और इन तथ्यों की रिवीजन करते रहेंगे। जहाँ से भी हमें ये लगेगा कि ये बिंदु परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी बिंदुओं को हम जो है इसी प्रकार से करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और कमेंट बॉक्स में कोई भी आपका कमेंट हो तो आप लिख करके बता सकते हो।